नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने एक सेशन शुरू किया था कल से और उसी सेशन को हम आज आगे बढ़ाते हुए उसकी जो सेकंड क्लास आज की अपनी उस सेकंड क्लास में अपन 15 क्वेश्चन लेके आए। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि कल जो अपन ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते। और कल हमने कुछ बातें की थी कि संविधान सभा जो है किस योजना के तहत गठन होता है, और हम कहते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च में भारत आता है, मार्च 1946 को भारत आता है और वो सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य देसी रियासतों चार जो सदस्य थे वो केंद्र शासित प्रदेशों से थे और बाकी जो 93 जो सदस्य थे वो मनोनीत थे जो देसी रियासतों से थे। इसमें हुआ ये कि जैसे ही जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं और मुस्लिम लीग को 73। जैसे ही मुस्लिम लीग को सीटें कम प्राप्त हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे होते। ये सारी बातें हमने की थी और उसके बाद हमने कुछ ये भी पढ़ा था कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। 2015 से पहले हम उसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, और संघीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और प्रारूप समिति में हमने पढ़ा था कि इसका गठन जो होता है वो होता है 29 अगस्त को और 30 अगस्त को भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। निर्वाचित होता है, नियुक्त नहीं, निर्वाचित होता है। और फिर मैंने आपको बताया था एक आयंगर था, एक अय्यर था, एक के.एम. मुंशी था, एक सादुला था, है ना। और फिर हमने कहा था एक मित्र और एक डी.पी. खोतान। मित्र की जगह कौन आया था, अपना माधवराव, और खोतान की जगह कौन आया था, टी.टी. कृष्णाचारी। ये सदस्यों की बात की और ऐसे करके हमने कुल 15 क्वेश्चन कल कंप्लीट किए थे। इसी कड़ी का जो कल का जो टॉपिक रह गया था यानी संविधान और संविधान के से संबंधित हमारे संविधान की विशेषताएं और संविधान की प्रकृति कैसी है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको आज अपन पूरा करेंगे। और इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, उनके बारे में कल के सेशन में अपन क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आराम से आप पढ़ना, तैयारी करना कि मूल अधिकार से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो एग्जाम है ये सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसको हमने बेस बनाकर क्वेश्चन तैयार किए हैं कि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय का अभाव है, मुझे भी पता है कि आपने खाना वाना खा लिया तो अब आपको नींद आ रही होगी। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा अपने प्रश्न याद हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों पर आप विचार कीजिए। और विचार क्या करना है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल 3 संविधान सभा गलत बोल गया मैं। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, ये बात सही है क्या? फिर भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ये बात सही है क्या? और भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अब समझना इस बात को, आप आराम से समझना। जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, और इस संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान का मतलब जो संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था उसको अपन क्या कहते हैं, मूल संविधान कहते हैं। तो हमारा जो मूल संविधान है उस मूल संविधान में अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले किसकी बात करूंगा, अनुच्छेदों की। सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा, अनुच्छेदों के बारे में कि अनुच्छेद कितने हैं। तो अनुच्छेद की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि 395 अनुच्छेद। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से, अनुच्छेद तो वही है, अगर गणना की दृष्टि से आपसे पूछे जाएं तो वर्तमान में 460
प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, गणना करें तब, वरना जो एक्चुअल में जो अनुच्छेद है वो 395 है, लेकिन उसके सब पार्ट बना दिए। फिर अगर बात करते हैं अपन भाग, तो भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मूल संविधान की बात कर रहा हूं। अनुसूचियां हैं कितनी अपनी? टोटल 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन वर्तमान की अगर पूछें तो आपसे, तो आपको बताना है सर 12 अनुसूचियां हैं। तो फिर क्या हुआ? 8 के बाद देखो संख्या आती है अपने सामने, संख्या आएगी 9, आएगी 10, आएगी 11 और आएगी 12। तो 9वीं अनुसूची जो 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची। 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि से संबंधित है, भूमि से संबंधित। 10वीं जो अनुसूची है वो अपनी है दल बदल से। किससे है? दल बदल से संबंधित। 11वीं जो अनुसूची है वो है पंचायती राज से, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची जो है वो है नगरीय निकाय से। ये जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये जो थी दल बदल से संबंधित, ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये जो संविधान है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, और समझना क्या है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूचियां 8 थी, और 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। किससे संबंधित थी वो मैंने आपको बता दिया, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ वो मैंने बता दिया। अब कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये कुछ कथन दे दिए हमने, और इन कथनों में से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही है, सही है, मतलब एकदम से राइट कथन कौन सा है वो बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में 390 अनुच्छेद थे क्या? नहीं थे, गलत बात है। भारतीय संविधान में 22 भाग थे, बिल्कुल थे। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। इसका मतलब पहला गलत नहीं है, केवल 2 नहीं, केवल 3 नहीं, इसका मतलब 2 और 3 नंबर का जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा डी। फिर अपना आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना उसको अपन देखते हैं, और मैंने आपको ये बताया भी था भाई बहुत अच्छे से, है ना। कल अपना शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कौन थे? अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और इसमें सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए, इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं? लघु संविधान। मान लो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा जो परिवर्तन है वो किस संविधान संशोधन में, अगर 42 आ जाए, तो अगर नहीं आ रहा तुक्का मारो तो 42 पे मारना लगभग सही होगा, है ना। अब देखो कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। एक शब्द जोड़ा था समाजवाद, एक शब्द जोड़ा था समाजवाद, एक शब्द जोड़ा था पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द जोड़ा था अपने, क्या जोड़ा था? अखंडता। तो ये जो 3 शब्द थे, इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, और जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि भारत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता युक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा। अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य ये है
कि सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। अब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन आराम से पढ़े हैं और पढ़ना चाह रहा है वो बता देगा कि सभी नागरिकों को भाषण देने की जो स्वतंत्रता है ये हमारा मूल अधिकार है। और मूल अधिकार में अनुच्छेद 19(1) में भारतीयों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। उनमें से एक स्वतंत्रता है भाषण देने की स्वतंत्रता। दूसरा हमने कहा सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। इसको मैंने कल ही बताया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो आपने बताया था 61वां संविधान संशोधन हुआ था और 1989 में हुआ था। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है, बिल्कुल है। और ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है। फिर फंडामेंटल राइट में है कि नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है और उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत एक पंथ निरपेक्ष देश तब है जब उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब जो भारत देश है वो भारत देश किसी भी धर्म को ना तो हतोत्साहित करेगा और ना ही उनका समर्थन करेगा। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो ना तो किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा और ना ही वो किसी धर्म विशेष को पीछे हटाने का प्रयास करेगा, पीछे धकेलने का प्रयास करेगा। और इसी के साथ वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, तो उसको हम कहते हैं एक पंथ निरपेक्ष देश। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक एक शब्द लिखवाया था आपको, अगर ये याद होगा तो, है ना, क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। फिर अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला जो प्रश्न है अपना, याद तो तब होगा ना जब आप घर जाके पढ़ोगे, है ना। याद तो तब होगा जब अपन घर जाकर पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्यों? अरे यार, पढ़ने तो इंस्टाग्राम देगा ना, तब पढ़ेंगे। क्योंकि पता ही नहीं लगता लाइफ में समय कहाँ जा रहा है। रील देखने लग जाते हैं और रील में इतना आनंद आता है कि पता ही नहीं लगता कब 10:30 11 बज गए। और फिर मन करता है कि आज तो सो जाते हैं, कल फिर पढ़ेंगे और कल मैं इंस्टाग्राम देखूंगा नहीं। और फिर दोबारा से दिल कहता है कि नहीं रे, आज तो रील देख लेते, कल से पढ़ेंगे। और ये जो कल कभी नहीं आएगा। संभल जाओ। ये जो भारत की पीढ़ी है ये युवा पीढ़ी नहीं थी भाई, है ना। एक समय था कि भारत की जो युवा पीढ़ी थी, भारत की युवा पीढ़ी, इसका मतलब भारत के जो युवा होते थे, भारत का प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ते हो तो उसमें कहा जाता है कि भारत में क्षत्रिय वर्ग वही होता था जो 20 वर्ष या 22 वर्ष की उम्र से पहले ही अपने युद्ध भूमि में, रणभूमि में अपने प्राणों को त्याग देता था। और आज का जो युवा है वो त्याग कर रहा है किसका? केवल और केवल घर वालों का, अपने गांव का, शहरों के कमरों में रहकर, पीजी में रहकर वहाँ पढ़ाई करता है और रील देखता है, कभी इधर से जाता है। और उसकी हालत, उसका शरीर ऐसा है कि आप पूछो ही मत। क्योंकि वो अपने शरीर को अच्छे से खाना ही प्रोवाइड नहीं करवाता है तो जिएगा कैसे? एक समय था जब घोड़े और युवा दोनों ही युद्ध की शान हुआ करते थे, है ना। घोड़ा जो होता था और युवा जो होता था वो युद्ध की शान हुआ करते थे। और एक आज का समय है कि युवा और घोड़े दोनों ही शादी पार्टियों में नाचने लग गए। देखो जमाना कहाँ जा रहा है, नाच कर रील डाल रही है। अरे यार, जिंदगी को सोचो कभी आप, है ना। क्वेश्चन देखो अगला अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? पहले तो इसको अंडरलाइन करो कि सही नहीं है। इसका मतलब सही नहीं है तो मतलब क्या पूछ रहा है? कि गलत है,
मतलब जो सही नहीं है वो गलत है, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। जो सही नहीं है वो गलत है, और गलत कौन सा है वो देखते हैं अपन। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक है। बिल्कुल है सर, खूब हमने लिखा है, दबा दबा के लिखा है, खूब मजे से लिखा है, और जहां मर्जी आए वहां से लिखा है। पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ पढ़ कर ले आए, कॉपी कर कर, फोटो खींच खींच कर, छिपा छिपा कर ले आए, नकल कर कर कर। तभी तो कहते हैं भारतीय संविधान को उद्धार का थैला। फिर हम कहते हैं भारत के संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। बिल्कुल समाविष्ट किया गया है। और मूल अधिकार हमने किस देश से कॉपी किए हैं, कमेंट में बताओ मुझे, क्योंकि मैंने जब विदेशी स्रोत आपको पढ़ाए थे तो मैंने यहाँ मूल अधिकार साफ साफ लिखवाए थे। और मैंने कल आपको बताया भी था कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भी मुझे आप कमेंट में बताओ। फिर अपन बात करते हैं, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। बिल्कुल है भाई। ये शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और एक अखंडता, मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और ये भारत की प्रस्तावना में जोड़ा था, जिसमें एकमात्र संविधान संशोधन हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान के समय से इस संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो सर कैसे हैं? देखो, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। तो हुआ ये कि 42वां जो संविधान संशोधन किया, उस संशोधन के तहत 1976 के तहत इन्होंने क्या किया कि 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए। और ये जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा जी के कार्यकाल में ये तत्कालीन रक्षा मंत्री थे स्वर्ण सिंह। इस समिति की सिफारिश पर इन्होंने 10 मूल कर्तव्य जोड़े, और 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा था वो जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इस 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों का मूल कर्तव्य होगा, ये शब्द जोड़ा गया था। तो इसमें गलत कौन सा है? भारतीय संविधान के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, एक भी कर्तव्य शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम, और उस क्वेश्चन में अपन देखेंगे क्या दिया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे भाई? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो देखो, जब मैंने आपको अनुसूची 1 से 12 तक की आपको याद करवाई थी क्लास में बहुत अच्छे से, और मैंने 8वीं अनुसूची जब बताई थी तो उसमें मैंने एक शब्द बताया था लैंग्वेज। और लैंग्वेज में शब्द देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। क्या है? भाषाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषाओं के साथ। तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ कौन सी है? 4थी अनुसूची है। और संघ राज्य और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची है। और 10 दल बदल में है 10 बहाने, यानी 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है ना। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जो शब्द है, लैंग्वेज शब्द याद रखना, और लैंग्वेज में शब्द कितने हैं? 8। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से। और अपने मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख। यानी कि अब जो राजस्थानी भाषा है उसको भी संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन अपने से क्या पूछना चाह रहा है उसको देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी अभी बताया था बेटा मैंने कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो हैं वो कितनी हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 8 कब थी? मूल संविधान में। मूल संविधान में, मूल संविधान में थी कितनी? 8।
तो मैंने बताया था 9, 10, 11 और 12। तो 9वीं क्या है, भूमि से संबंधित, भूमि विवादों से संबंधित। 10वीं क्या है, 10 बहाने करके ले गई दिल, मतलब दल बदल, दल बदल। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायतों से, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, नगरीय निकाय से। तो बस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आप किस माध्यम से करते हो ये कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, ये कोई नहीं करने वाला है कि आपने कैसे पढ़ा था, सर ऊपर करके पढ़ा था या पैर ऊपर करके पढ़े थे, कैसे क्या पढ़ा था। आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आप सिलेक्ट होने चाहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो याद रखना, 9वीं भूमि, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगरीय निकाय। तो इसमें कितनी है वर्तमान में अनुसूचियां, 12 हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बहुत अच्छे से मैंने एक क्लास में नोट भी करवाया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल, ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर अगर अपन बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद रखना, रटने की जरूरत है। और रटने उसी प्रकार से रटना है जैसे छोटी कक्षाओं में हमने अम्ब्रेला की स्पेलिंग रटी थी। हमारे गुरुजी आते थे, 8वां कालांश होता था, और 8वें कालांश में क्या करते कि जैसे ही आते, खड़ा हो जा भाई, बता अम्ब्रेला। और हमने क्या किया कि पता है यार गुरु, अम्ब्रेला की सबसे ज्यादा पूछते हैं, और दूसरी स्पेलिंग जो पूछी जाती थी सबसे ज्यादा जिसमें कुटाई होती थी वो थी एलिफेंट। एक अम्ब्रेला और एक एलिफेंट, ये मीनिंग जिसको आ गई उसको मान लो कि पूरी अंग्रेजी आती है। हमारे जमाने की अंग्रेजी यही थी कि जिसको अम्ब्रेला और एलिफेंट की स्पेलिंग जिसको याद है उसको अंग्रेजी आती है। तो यही कहानी है कि इनको रटना ही पड़ेगा, इसको आपको मेरुरज्जु में डालना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका आपके सामने। तो अब क्या करना, आपको करना ये है कि इसका राइट आंसर होगा MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। बस ये याद रखो, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। फिर अगला जो क्वेश्चन है अपन वो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको अपन थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अपना मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। इसका मतलब 14 भाषाओं से अपने से कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, सबसे पहले कहेगा वो भैया 15वीं बता, और 15वीं के बारे में हम कहेंगे सिंधी भाषा को जोड़ा था। फिर आ जाओ 16, 17 और 18, और ये नाम आपके सामने दिए गए हैं। देखो, अगर आप एक शब्द याद रखना, 16, 17, 18 के सामने नमक, और नमक से कैसे याद करोगे, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, मणिपुरी, और कैसे कोंकणी। तो नमक शब्द याद रखना, सिंधी नमक, और फिर 19, 20, 21 और 22 ये जो भाषाएं हैं इनमें एक शब्द याद रखना, बोड मास, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जो भाषाएं जोड़ी गई थी, ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, तो BDMS याद रखना एक शब्द, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऐसे भी याद रख सकते हो अपने, बुडो डोकरो है ना, डोकरो बुडो, बुडो आदमी डोकरो है ना, वो मेथी खा, और क्या में गाल के खा, थाली में डाल के खा। तो बुडो डोकरी मेथी खाई, क्या में थाली में डाल के खाई, है ना, थाली में डाल के खाई। तो बस ऐसे याद रखना। तो ये जो 15वीं भाषा सिंधी थी,
इसको जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और इसके तहत इसको जोड़ा गया था। फिर 21 के बाद ये जो तीनों नमक जो जोड़ा गया था वो 71वें संविधान संशोधन के तहत। और देखो 21 में 71 जोड़ोगे तो कितने होंगे 92, और 92वां संविधान संशोधन के तहत इन तीनों को जोड़ा गया था, चारों को जोड़ा गया था। तो आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आपकी एग्जाम में गलत होना ही नहीं है। देखो 92वां संविधान संशोधन हुआ, 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 71वें में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। क्या पूछेगा भाई आपसे, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। सही करोगे आप, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से एक स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन इसको आगे पढ़ते हैं। देखो क्या है इसमें, अगला देखते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या रहेगा। अरे भाई भग मत यार, एक क्वेश्चन बड़ी मेहनत से। दल बदल के संदर्भ में प्रथम शिकायत की जाती है। दल बदल, दल बदल एक शब्द बोलते हैं अपन, आया राम गया राम, आया राम गया राम, आज किसी दल में कल किसी दल में। इसकी शिकायत सबसे पहले कहाँ करेंगे, तो क्या करेंगे, संबंधित सदन के अध्यक्ष को या सभापति को, संबंधित सदन के विपक्ष को। अरे भाई विपक्ष को क्यों करेंगे यार, विपक्ष वाले कब चाहते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि दल बदल हो जाए, जैसे पीछे सचिन पायलट जी भग गए थे। संबंधित सदन के उप सभापति या उपाध्यक्ष को, उप सभापति या उपाध्यक्ष का कोई रोल ही नहीं है। संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष को राजनीतिक दल का अध्यक्ष नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को। यानी कि जिस सदन का सदस्य जो है वो दल बदल कर रहा है उसके अध्यक्ष को अपन सर्वप्रथम सूचना देंगे, प्रथम शिकायत उन्हीं को दर्ज करवाएंगे। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला जो क्वेश्चन है अपन उसको सोल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, और ये क्वेश्चन शायद पिछली बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी था, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव से क्या प्रश्न पूछा गया था वो अपन देखते हैं कि देखो 11 दिसंबर को बैठक होती है और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को क्या होता है कि उद्देश्य जो प्रस्ताव है, उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसके द्वारा किया जाता है, पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू जी है ना, वो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहता हूं। और जब इन्होंने ये पेश किया तो सबके सामने पेश कर दिया, और फिर 22 जनवरी को ये संविधान सभा में क्या हो गया, पारित। तो याद रखना, हमने रखा कब था, 13 दिसंबर को, पारित कब हुआ था, 22 जनवरी को, लेकिन तिथियां बदल गई। याद रखना 1946 में पेश किया था, 1947 में पारित हुआ था। तो ये 26 नवंबर क्या है, ये 26 नवंबर वही है, अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था संविधान, अंगीकृत, अंगीकार, आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे आराम से, आसान भाषा में, कहीं कोई आप गलती नहीं करने वाले हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, शिक्षक भर्तियों के लेवल का प्रश्न है। मेरा मन किया कि मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो अगर अपन न्याय की बात करते हैं तो बताओ कितने प्रकार के। इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार का न्याय। एक है सामाजिक, एक है आर्थिक, और एक है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है हमारी प्रस्तावना।
न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। तो फिर 2 प्रकार का क्या है? 2 प्रकार का है, 2 प्रकार की है समानता। क्या है भाई? समान। और समानता में क्या है? एक तो अवसर की और एक है प्रतिष्ठा की। अवसर की और प्रतिष्ठा की। और 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रताएं। आज आप अपने छोटे भाई बहन हैं, उन भाई बहनों की जो बुक है, कोई भी आपके पास पुरानी बुक कोई भी रखी होगी, उस बुक में प्रस्तावना को खोलना और उसमें देखना, लिखा होगा साफ साफ शब्दों में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा अवसर व प्रतिष्ठा की समानता तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो ये बहुत शानदार प्रश्न बनेगा, शिक्षक भर्तियों के लेवल का प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हुए अगला जो अपना क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि वो क्या कहता है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत अच्छे से मैंने आपको अनुसूचियां याद करवाई थी। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करोगे ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। तीसरी अनुसूची का संबंध बताओ, इसका राइट आंसर बताओ, फटाफट राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? शपथ। 3 शब्द हैं और तीसरी, इसका मतलब पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। तो संघ और संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची है, दूसरा वेतन भत्ते सेकंड अनुसूची है, और तीसरी अनुसूची है पदाधिकारियों की शपथ और भूमि से संबंधित कानून 9वीं अनुसूची। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें बताई थी, है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो देखते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? यहां थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि देखो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि अपनी जो 7वीं अनुसूची है, क्या है? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो भी राज्य और समवर्ती सूचियां हैं उनसे संबंधित है। तो ये जो 7वीं अनुसूची है, इनमें 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है। एक सूची हम बात करते हैं संघ सूची, एक हम बात करते हैं राज्य, और एक हम बात करते हैं समवर्ती। और जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले 97 विषय थे संघ सूची में, राज्य सूची में थे 66 विषय, और समवर्ती सूची में थे हमारे पास 47 विषय जो थे वो हमारे पास किसमें थे? समवर्ती सूची में। इसको आसान शब्दों में समझो कि मैंने कल एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था, उसमें कहा था कि भारत सरकार विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को अपनाती है, यानी कि केंद्र के पास सत्ता एक जगह ना होकर उसने अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ जो भी लोग हैं, उनके पास सत्ता को हस्तांतरित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किन किन बातों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और किन किन बातों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं, तो वो कौन सी होगी? अपनी समवर्ती। यानी कि केंद्र सरकार जिस पर बनाएगी संघ सूची, राज्य सरकार जिस पर बनाएगी वो राज्य सूची, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे वो समवर्ती सूची। तो मुख्य जो जब ये विषय थे प्रारंभ में, ये कितने थे? 97, 66 और 47। अब इसमें वर्तमान में है, इसमें तो हो गई 100, और राज्य सूची से 5 विषय हटा दिए और कितने बचे? 61। और ये जो 5 विषय यहां से हटाए थे वो जोड़ दिए यहां पर, और कितने हो गए? 52। अब ये जो 5 हटाए थे, ये हटाए थे किससे? 42वें संविधान संशोधन से, 1976 से। तभी तो मैंने कहा था ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ था भाई, और इसमें संविधान को हिला के रख दिया था, इसलिए तो इसे लघु संविधान कहते हैं। और यहां से हटाकर 5 विषय इसमें शामिल कर दिए। जो 5 विषय हटाए थे वो थे, एक तो था वन, एक क्या था अपना? वन। एक क्या था अपना? शिक्षा। एक क्या था अपना? स्थानीय न्याय। और एक क्या था? इस
माप व तोल, और एक था वन्य जीव व पक्षी संरक्षण। इन 5 विषयों को हटाकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ दिया था। और किसमें जोड़ा था? 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया। अब पूछ क्या रहा है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो भाई समवर्ती में देखो कितने हैं, 52। राइट आंसर क्या होगा? 52। ठीक है ना? तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से, इजी मोड में समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ विषय ऐसे हैं जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है। उनको हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। इसका मतलब जब हमारा संविधान बना था 1946 को, तो उन लोगों को ये थोड़ी पता था कि हमारी जो नस्लें आएंगी वो इंस्टाग्राम पर डांस दिखाएंगी। ऐसे थोड़ी पता था। उस समय तो दरबार लगता था और नृत्यांगनाएं आती थी डांस दिखाने के लिए। और आज दरबार की जरूरत ही नहीं है, बस रिचार्ज कराओ, अच्छा सा बढ़िया जीबी नेट लो, और दरबार जब मर्जी हो कहीं भी, चाहे नहाते हुए, चाहे सोते हुए, चाहे बाइक पे चलते हुए, चाहे ट्रेवलिंग करते हुए, कहीं भी आप दरबार लगाओ। तो उनको ऐसा थोड़ी पता था कि भविष्य ऐसे बदलने वाला है। और इसी के लिए जो विषय इनमें शामिल नहीं होते हैं उनको कहते हैं अवशिष्ट विषय। जैसे साइबर क्राइम, जैसे अंतरिक्ष। उनको थोड़ी पता था कि हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे और विक्रम लैंडर को वहां उतार देंगे। 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, नेशनल अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। उनको थोड़ी पता था इस बात का, उन्होंने तो बना दिया। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो इनमें नहीं है, उनको हमने किस में जोड़ दिया? अवशिष्ट विषय में जोड़ दिया। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो, और फिर अपना आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना रहेगा कौन सा? वो क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर यहां से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत अच्छा बनने वाला है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि अपनी संविधान जो सभा थी उसमें 26 सदस्य थे एससी से, यानी कि अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति से। और 33 सदस्य थे एसटी से, अनुसूचित जनजाति से। और 12 सदस्य थे राजस्थान से, और 15 थी महिलाएं। और इनकी अध्यक्षता कौन थी? हंसा मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? 12 सदस्य थे राजस्थान से। ठीक है ना? आपसे नाम कोई नहीं पूछेगा, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य राजस्थान से था या नहीं था, है ना? मुख्य मुख्य आपको सबको पता है। जैसे हम बात करते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा था, जय नारायण व्यास था, हीरालाल शास्त्री था, और गोकुललाल असावा था, और इधर खेतरी से सरदार सिंह था, वीटी कृष्णाचारी था। तो ऐसे जो मुख्य मुख्य नाम है वो सब आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इनमें आप सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना याद रखना 15 महिलाएं थी जिनकी अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता थी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं और देखते हैं। संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 3 वाचन हुए। राइट आंसर क्या होगा? 3 वाचन। कैसे कैसे? देखो प्रथम वाचन हुआ था, प्रथम वाचन,
और ये जो प्रथम वाचन हुआ था ये कब हुआ था? 4 से 9 नवंबर को हुआ था। कब? 1948 में। फिर द्वितीय जो वाचन होता है, द्वितीय वाचन, और ये जो द्वितीय वाचन होता है ये होता है कब से? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय जो वाचन होता है, तृतीय वाचन, और ये जो वाचन होता है ये कब होता है? 15 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो 3 वाचन होते हैं। और ये जो वाचन किस प्रकार से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। पहला वाचन होता है 4 से 9 नवंबर के बीच। दूसरा जो वाचन होता है, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 15 नवंबर से 26 नवंबर तक। तो सबसे लंबा जो वाचन होता है वो द्वितीय वाचन था, जो लगभग 1 वर्ष तक चलता है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो कैसा लगा आपको, हमें जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम जो मेहनत करते हैं हमें अच्छा उत्साह मिले। इसी के साथ आज का सेशन अपने यही विराम देते हैं। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। और अपना टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। और मूल अधिकार को कल अच्छे से आप पढ़ाई करो। 15 क्वेश्चन फिर मूल अधिकार के अपन लेकर आएंगे। और कोशिश करना कि 15 में से आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। पढ़ाई कीजिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो।